सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जब मीडियम का डिफरेंस होता है तो किस तरीके से लाइट रे जो है अपना डायरेक्शन को चेंज करता है और क्यों चेंज करता है, वो सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर ली थी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन लॉ, या आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन रूल्स। जिस तरीके से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी तरीके से ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था कि अगर ऊपर का मीडियम जैसे एयर है और नीचे का मीडियम जैसे वाटर है, तो ऊपर वाले के जो मीडियम है एयर, इसकी डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो हमने पढ़ा था कि जब डेंसिटी कम होती है तो उसको रेयर मीडियम बोलते हैं और जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो जब कोई लाइट रेस क्या होता है किसी सरफेस पर जहां पर दोनों मीडियम का इंटरफेस है, वहां पर जब वो आता है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में ड्रॉ कर रहे थे, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो जब कोई लाइट रे, अब याद करो, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। मतलब ये नॉर्मल की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है। तो इसके झुकने का कारण क्या होता है, इसके झुकने का कारण होता है ऊपर में एयर की, मतलब ऊपर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में जैसी वो एंटर करता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहां पर एक चीज बनता है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहां पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इसी में हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे और वो बेसिकली हम लोग दो लॉस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो एक तो ये लिख लेते हैं हम लोग, पहला लॉ है इंसिडेंट रे refracted ray and normal at the point of contact lie on same plane। मतलब ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये तीनों हमारे एक ही प्लेन में जो है क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट जो है करने चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, जैसे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका जो रेशियो होता है। ठीक है, अगला है हमारा रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ा है कि नहीं, तो यहां पर क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसका अगर हम लोग साइन लेते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हम लोग साइन लेते हैं किसी भी एंगल के लिए, तो यह हमेशा कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, हर केस के लिए इसका साइन लेंगे और इसका साइन लेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा हर केस में क्या होगा, ये आपको सेम जो है मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूं कि जैसे किसी एक केस में इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सपोज दैट 20 डिग्री, तो साइन 30 अपॉन में साइन 20, इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, ये वैल्यू सेम होगी। दूसरे केस ले लेते हैं कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 35 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सपोज दैट 32 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में यहां पर अगर हम लोग साइन निकालेंगे तो साइन 35 अपॉन में साइन 32 इज इक्वल टू, यहां पर जो भी वैल्यू आएगा ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो किसी दूसरे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो के क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। जैसे अगर इसकी वैल्यू 1.6 आ रही है तो इसकी भी वैल्यू 1.6 आएगी,
भले ही देखो दोनों के एंगल में डिफरेंस है, पहले वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 था, दूसरे वाले में एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 था, पहले वाले में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 था, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 32 है, फिर भी इनके साइन का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ जो है हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्नेल्स, तो उन्हीं के नाम पे हम लोग इसका नाम रखते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए सही है, मतलब आप आई को आर को कुछ भी करके चेंज कर लो एक पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो आपको हमेशा साइन आई अपॉन में साइन आर की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। ये आपके रिफ्लेक्शन के रूल्स है। तो एक बार याद कर लेते हैं क्या क्या रूल्स हमने पढ़ा। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी केस के लिए साइन आई अपॉन में साइन आर का जो रेशियो आता है वो हर केस के लिए क्या रहता है, आपका सेम रहता है। ठीक है, ये रूल है। उसके बाद आप लोग दूसरा रूल याद करिएगा कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा केस ये भी हो सकता है कि अगर ऊपर में वाटर है और नीचे में अगर एयर है तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर एक लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हुआ तो ऊपर वाला मीडियम कैसा हो गया हमारे लिए, डेंसर हो गया, नीचे वाला मीडियम कैसा हो गया, रेयरर हो गया। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, और ये क्या होता है, टुवर्ड्स द आपका नॉर्मल होता है। तो मैं लिख देता हूं व्हेन लाइट रेस ट्रेवल फ्रॉम, ये तो आपके रिफ्रैक्शन के दो ही लॉ हैं, ये आपको ध्यान रखना है इमेज फॉर्मेशन या आप जब रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड हो जाता है जब लाइट रेयरर से क्या होता है, डेंसर जाता है। इसका अपोजिट होगा जब हमारा लाइट रेस क्या होगा, डेंसर टू रेयरर जाएगा तो उस केस में जो लाइट रेस है वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, नॉर्मल से क्या होगा, वो दूर भागेगा। तो जैसे इस केस में देखो दूर भाग रहा है, डेंसर से रेयरर में आया तो लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर फेंका रहा है। तो ये दो चीजें आपको और ध्यान में जो है क्या करनी है, रखनी है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ सकता है कि सर क्या हमेशा एयर जो है रेयरर मीडियम होगा और जो वाटर है वो हमेशा डेंसर मीडियम होगा, ऐसा है क्या? नहीं, कोई भी चीज कभी भी कंफर्म नहीं है कि इस मीडियम को हम लोग हमेशा रेयरर मानेंगे या इस मीडियम को हम लोग डेंसर मानेंगे, ये कोई भी फिक्स नहीं है। बस हम दो चीजों का कंपैरिजन जब करते हैं तो जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको रेयरर बोल देते हैं और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका डेंसर बोलते हैं। जैसे इस केस में एयर और वाटर के केस में डेंसर कौन सा है, आपका वाटर। अब मैं इसी को चेंज कर देता हूं, सपोज अब हमारे पास है वाटर और ग्लास, तो इस केस में जो वाटर है ना अब रेयरर बन जाएगा और जो ग्लास है वो क्या बन जाएगा, डेंसर बन जाएगा। तो इस पेयर के साथ ये डेंसर जैसा बिहेवियर कर रहा था, इस पेयर के साथ ये रेयरर जैसा बिहेवियर कर रहा है। उसी तरीके से ये जो ग्लास है भी डेंसर मीडियम जैसा काम कर रहा है। अगर मैं यहां पर जो है क्या बोलते हैं ग्लास और हनी का कंपैरिजन कर दूं तो उस केस में हनी डेंसर मीडियम बन जाएगा और ग्लास क्या बन जाएगा, रेयरर मीडियम बन जाएगा। तो कोई भी मीडियम परमानेंटली जो है रेयरर या डेंसर नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग इसका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि दीस आर द रेयरर मीडियम एंड दीस आर द डेंसर मीडियम। वो कब डिफाइन होता है, जब हम लोग दो मीडियम्स को आपस में कंपैरिजन करते हैं, तब वहां पर डिफाइन होता है कि कौन सा मीडियम रेयरर होगा और कौन सा मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। किसी केस में जो रेयरर मीडियम है हो सकता है कि किसी दूसरे केस में वो डेंसर जैसा मीडियम जैसा काम करेगा, और हो सकता है कि अगर कोई मीडियम जो है अभी के केस में डेंसर जैसा मीडियम काम कर रहा है, किसी दूसरे केस में उससे ज्यादा डेंसिटी वाला अगर सब्सटेंस आ गया या उससे ज्यादा डेंसिटी वाला अगर कोई मीडियम आ गया तो वही डेंसर अगले केस में क्या बन जाएगा, आपका रेयरर बन जाएगा। तो ये वाइवा में याद रखिएगा कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि एयर और ग्लास या एयर और वाटर में हमेशा वाटर जो होता है डेंसर होता है,
क्या हम लोग वाटर को हमेशा डेंसर मीडियम कंसीडर कर सकते हैं क्या, या हम लोग ग्लास को कभी भी डेंसर मीडियम कंसीडर कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा कोई बोलेंगे तो बोलिएगा नहीं सर, एक पर्टिकुलर केस में जो है क्या हो सकता है, जब दो मीडियम का कंपैरिजन होता है तो उस केस में कोई एक रेयर और कोई एक डेंसर जैसा बिहेव करेगा, लेकिन परमानेंटली कोई भी एक मीडियम जो है वो हमेशा डेंसर या हमेशा रेयर मीडियम जैसा काम जो है नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वाटर और वैक्यूम के केस में आप बोल सकते हैं क्योंकि सबसे लीस्ट डेंसिटी जो होती है वो वाटर की होती है, लेकिन अगर आप स्पेस से कंपैरिजन करेंगे या किसी और दूसरे मीडियम से कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है कि एयर जो है आपका डेंसर मीडियम जैसा भी बिहेवियर करना स्टार्ट कर दे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। चलिए, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, अगला रूल्स हमने पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है प्रिज्म के बारे में नहीं सुने होंगे। जो प्रिज्म होता है ये आपका जो है ग्लास का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अगर आप लैब गए होंगे तो वहां पर आपने मिरर देखा होगा, लेंस देखा होगा, तो उसी में आपका क्या रहता है, प्रिज्म भी जो है रहता है आपका ट्रायंगुलर शेप में जो है रहता है, नीचे उसका बेस रहता है और तीन साइड से वो ट्रायंगल का शेप लिए हुए बना होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर में जब कोई लाइट रेज एंटर करता है ना, तो वहां पर हमें कौन सी फिनोमिना देखने को मिलती है, वहां हमें रिफ्रैक्शन फिनोमिना देखने को मिलती है। तो आप देखिए, अगर आप लैब जाएंगे तो एक बार जरूर प्रिज्म का जो है स्टडी करिए कैसा दिखता है। ठीक है, अभी मैं आपको उसका एक व्यू बता रहा हूं कि प्रिज्म को हम लोग 2D में कैसे ड्रॉ करते हैं। प्रिज्म आपका 3D है, लेकिन हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड में तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना 3D को, तो इसीलिए मैं प्रिज्म को अभी 2D में ड्रॉ कर रहा हूं। कुछ देर के लिए सपोज कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक प्रिज्म है और उसका एक फेस है, और ये फेस जो है आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब देखो यहां पर जब हमारा लाइट रे, ध्यान से देखिएगा, मैं इस पॉइंट पर लाइट को क्या कर रहा हूं, इंसिडेंट करा रहा हूं। तो इस पॉइंट पर हमारा लाइट रे क्या हुआ, एंटर हुआ। तो इस पर हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल मतलब क्या होता है, सरफेस से 90 डिग्री, तो सरफेस से हमारा 90 डिग्री ये बनेगा। यहां पर बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए, बाहर में क्या है, एयर, अंदर में क्या है, ग्लास। तो एयर और ग्लास के कंपैरिजन में एयर जो है वो हमारा रेयर मीडियम जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा, और जो हमारा ग्लास है वो कैसा करेगा, डेंसर मीडियम जैसा करेगा। तो अगर ये लाइट रेस के जहां से ये निकला था, अगर इसके बीच में अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो ये लाइट रेस क्या होते हैं, यहां से सीधा जो है निकलता कि नहीं निकलता? आंसर यस सर, यहां से सीधा बंदूक की तरह जो है क्या होता, निकल जाता। लेकिन रास्ते में आ गया डेंसर मीडियम। तो याद करिए, जब कोई लाइट रेस रेयरर से डेंसर में एंटर करता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो ये इस तरीके से नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और यहां पर ये बनाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये जो है आपका सपोज दैट ए बी, तो ए बी हमारा इंसिडेंट रे था, पी जो है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, क्यू भी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, अब लाइट रेस जो है एयर से कहां गया, डेंसर। अब डेंसर से इसको बाहर निकलना है, तो इस पॉइंट पर फिर से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब लाइट रेस याद करिए, जब डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर फेंक आता है। ये नॉर्मल से क्या होगा, इस तरीके से दूर फेंक आएगा। तो लाइट रेस देखो, पहले यहां से गया ऐसे, बीच में प्रिज्म आया, डेंसर मीडियम आया, बेंड हो गया, बेंड होकर दूसरे सरफेस पर गया, फिर क्या हो गया, हमें यहां से डेंसर से आगे गए तो रेयर दिखा, रेयर दिखा तो नॉर्मल से क्या हो गया, आपका दूर हट गया। यहां पर देखो नॉर्मल की तरफ आया और यहां से देखो नॉर्मल से दूर हट गया ये। ठीक है, तो अब इसका नाम रख देते हैं AB इज द इंसिडेंट रे एंड CD इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए, अगर मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाऊं इस तरीके से, तो जो हमारा ओरिजिनल लाइट है वो क्या हुआ, इतना एंगल डेविएट हुआ कि नहीं। ये जा रहा था ऐसा, लेकिन हो गया ऐसा, तो इतना जो बेंड हुआ है ना, यहां पर जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा है। सपोज दैट इसका कुछ नाम रख लेते हैं CO और A रख देते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो एंगल बन रहा है, एंगल COA, जिसको हम लोगों ने डेल्टा नाम दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब भी कोई लाइट रेस क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम या डेंसर से रेयर में जब भी वो जाता है, ठीक है,
चाहे बीच में प्रिज्मा आता है या मतलब बीच में प्रिज्मा अगर आता है तब की बात कर रहा हूं मैं, तो जब भी कोई लाइट रेस क्या होगा आपका प्रिज्मा से होकर पास होगा तो लाइट रेस हमेशा क्या होगा, जो लाइट रेस जिसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, वो सीधा ना जाकर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो जितना बेंड होता है उसी बेंड होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और ये कौन से फिनोमिना के कारण एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, तो आंसर है ये आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना के कारण से एंगल ऑफ डेविएशन जो है बनता है। तो ये डायग्राम आपको वाइडो में बनाने के लिए मिल सकता है, क्लास 12 में आप इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, एकदम डिटेल में, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी आप पढ़ेंगे, वो आप क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर दो ही फिनोमिना पे फोकस करते हैं, एक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा आज के वीडियो में, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हमने पढ़ा, ठीक है। ये दो चीजें आई होप आपको अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्चुअल एंड वर्चुअल डेप्थ, ठीक है। एक्चुअल और वर्चुअल डेप्थ का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअल और वर्चुअल डेप्थ का मतलब यह होता है कि हमने पढ़ा था कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बाल्टी में एक कॉइन को जब हम लोग डालते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो कॉइन है वो एक्चुअल सरफेस पर नहीं है, बल्कि क्या है, वो सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऐसा हमको फील होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जो एक्चुअल में जो हाइट है उसको एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं, और जो हमको अपीयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी पानी के अंदर में चीज जो होती है वो ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है, उसका पीछे का कारण जो है अभी हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहां पर सपोज दैट हमारे पास जो है क्या है, एक कॉइन है, ठीक है। और ये जो कॉइन है, ये जो भी कंटेनर है उस कंटेनर से कितने हाइट पर है, सपोज दैट वो एच हाइट पर है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम लोगों को देखने के लिए हमारे आंख को यहां रखना पड़ेगा। हमारे आंख में कोई भी चीज कब दिखेगी, कोई चीज जो है हमको तब दिखती है जब वहां से कोई लाइट रेस क्या होता है, हमारी आंखों में पड़ता है। तो हम लोग यहां से जो है ना दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक क्यू पॉइंट और एक आर पॉइंट, और यहां पर हम लोग जो है नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक लाइट रेस यहां से क्या होगा, इस क्यू पॉइंट पर जो है आएगा, तो इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसके अंदर में। तो अब और बाहर में क्या है, बाहर में हमारा एयर है। तो लाइट रेस जो कॉइन से निकला वो यहां गया, डेंसर मीडियम से कहां गया, रेयर मीडियम में गया। तो रेयर मीडियम में जब वो जाता है तो नॉर्मल से दूर फेंकाता है, ये क्या होगा, इस तरीके से नॉर्मल से दूर फेंका जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइट रेस हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि इस पॉइंट पर आएगा यहां से, और ये भी क्या होगा, आपका नॉर्मल से दूर फेंका जाएगा। तो हमारे आंख में ये जो दो लाइट रेस हैं ये क्या होंगी, हमारे आंख में पड़ेंगी। तो हमारा आंख क्या करता है, किसी भी चीज को देखने के लिए जहां से भी लाइट रेस आ रही है उनको बैक ट्रैक करता है, पीछे की तरफ खोजता है। तो पीछे की तरफ खोजेगा इसको और पीछे की तरफ खोजेगा इसको। तो हमको कैसा लगेगा कि जो कॉइन है ना, ये देखो पहले यहां पर था, एक्चुअल कॉइन यहां पर था, लेकिन हमको क्या लगेगा कि हमारा जो कॉइन है वो बाल्टी से या जो भी कंटेनर है उससे स्मॉल एज हाइट पर है, जबकि एक्चुअल हाइट कितना है, कैपिटल एज, और हमको अपीयर कैसा हो रहा है आपका स्मॉल एज। मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये हमको लगेगा 6 सेंटीमीटर है करके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि Q पॉइंट और R पॉइंट पर ये एक्चुअल कॉइन से निकलने वाला जो लाइट रेज है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जब एक्चुअल हाइट से जो लाइट रेज हमारी आंखों में जा रही हैं तो हमारा आइस उनको बैकट्रैक कर रहा है, और बैकट्रैक करने के बाद हमको ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो जो दोनों पॉइंट है वो क्या है, हमारे एक्चुअल सरफेस से ऊपर उठा हुआ है, ऐसा हमको अपीयर जो है हो रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपका जो रिफ्रैक्शन है। तो इसीलिए यहां पर एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था कि नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है वो होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लोग n से डिनोट करें तो n इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ आपका h है और वर्चुअल क्या है, h है। तो जैसे अगर आपको बोल देता है कि सपोज दैट यहाँ पर तीन अननोन है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक आपका एक्चुअल डेप्थ है और एक आपका वर्चुअल डेप्थ है। अब इसमें से मान लो एक क्वेश्चन दिया, आपको बोल दिया कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर इज 4/3 and the actual height is 12 centimeter, then find the virtual height। आपसे पूछा कि एक बाल्टी का मतलब एक मीडियम है, इस जिस मीडियम में हमने कॉइन को डाल के रखा है
और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और उस मीडियम में 10 सेंटीमीटर नीचे या 12 सेंटीमीटर नीचे कोई एक सामान रखा हुआ है, हमसे पूछेगा कि जब हम लोग उस सामान को देखेंगे तो एक्चुअल में हमको वो कितना जो है डेप्थ में जो है दिखेगा। जैसे इसी केस में मान लेते हैं कि ये जो कॉइन रखा हुआ है उसका जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है और ये हमको ऊपर दिख रहा है, तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना ऊपर दिख रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह कितना रख देंगे 4/3 और एक्चुअल हाइट की जगह क्या रख देंगे 12, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में वो 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऊपर से, लेकिन हमको कैसा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर से क्या है 9 सेंटीमीटर ऊपर में जो है रखा हुआ है, ऐसा अपीयर होगा और इसका रीजन है हमारा आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।